have a quick recap of मतलब अगर एक इदारा पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है तो उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ग्रुप से मुराद कंट्रीज हैं। तो गियट हॉफस्टेड का कॉन्सेप्ट ये था कि कल्चर जो है ये नेशनल लेवल पे होता है। और फिर हमारी क्लासेस इंशाल्लाह रिज्यूम होंगी 9 ऑफ दिसंबर से। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बच्चों? क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? आई होप यू ऑल आर गुड, ग्रेट। सॉरी, कल एक्चुअली लेट काफी हो गए उस सेरेमनी में। अनफॉर्चुनेटली इट वाज लाइक 8:30 ओवर देयर, सो इट वाज अ बिट लेट। एंड देन आई थॉट कि हमारा वैसे भी आखिरी टॉपिक है तो चलें वीकेंड पे हम इसे कवर कर लेंगे। So today we will discuss Giat-Hofstede model, and we'll have a quick recap of the 5th chapter, plus we'll have a quick recap of your midterm content, and then we are going to conclude. तो next week में आपके midterms planned हैं और फिर हमारी क्लासेस इंशाल्लाह रिज्यूम होंगी 9th ऑफ दिसंबर से। हॉफस्टेड का जो कॉन्सेप्ट है कल्चर के ऊपर, हॉफस्टेड प्रोवाइड्स एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन कल्चर। हॉफस्टेड कहता है कि हर मुल्क का अपना एक अलग कल्चर होता है और वो नेशनल कल्चर्स जो होते हैं, कंट्रीज के जो अपने कल्चर्स होते हैं, दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स। मतलब अगर एक इदारा पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है तो उसके ऊपर पाकिस्तानी कल्चर की का इन्फ्लुएंस होगा। अगर एक इदारा अमेरिका में ऑपरेट कर रहा है सो इट माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन कल्चर। ठीक है, अगर एक इदारा यूरोप में ऑपरेट कर रहा है, किसी यूरोपियन कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, तो इट माइट बी अफेक्टेड बाय द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो हॉफस्टेड कहता है कि कल्चर जो है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नॉट इंडिविजुअल्स। यहाँ पे इंडिविजुअल से मुराद सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ग्रुप से मुराद कंट्रीज हैं। तो गियट हॉफस्टेड का कॉन्सेप्ट ये था कि कल्चर जो है ये नेशनल लेवल पे होता है, ये ग्रुप्स के लेवल पे होता है, ये इंडिविजुअल कंपनी के लेवल पे नहीं होता। देयर इज नो सच थिंग एज इंडिविजुअल कल्चर। कहते हैं कल्चर इज अ कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड दैट डिस्टिंग्विशेस द मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अनदर ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप से मुराद कंट्री है, यहाँ पे ग्रुप से मुराद कंट्री है। वो कहते हैं कि कल्चर जो होता है एक पर्टिकुलर कंट्री का, वो डिफरेंट होता है एक दूसरी कंट्री से। तो कल्चर एक कलेक्टिव प्रोग्रामिंग है माइंड की। बल्कि ये हॉफस्टेड के मुताबिक नेशनल कल्चर आर डिफरेंट। एज अ रिजल्ट कल्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन वन कंट्री माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द अदर कंट्री। एक कंट्री के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है दे माइट हैव अ डिफरेंट कल्चर and some other business entity in some other country might have a different culture. Geert Hofstede कहता है कि there are different national cultures that have different business practices. कुछ business practices जो हैं they might be perfectly acceptable in one country but they might be unacceptable in the other country. जैसे कुछ examples देता है। वो कहता है जैसे paying an advisor to discover loopholes in the tax laws in order to avoid paying tax on business profits. अब बास कंट्री के कल्चर में तो ये चीज एक्सेप्टेबल होगी कि आप टैक्सेशन एक्सपर्ट्स को पैसे देते हैं, एडवाइजर को पैसे देते हैं कि वो आपको टैक्स लॉज में लूप होल्स निकाल के बताए, और बास कंट्रीज के अंदर ये प्रैक्टिस अनएक्सेप्टेबल होगी। इसी तरह इंस्पेक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपेटिटर एट अ ट्रेड फेयर एंड देन डेवलपिंग अ क्लोज कॉपी एज अ राइवल प्रोडक्ट। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन चाइना। चाइना के अंदर ये वाली प्रैक्टिस बड़ी कॉमन है, एक्सेप्टेबल पार्ट है ये कल्चर का। चाइना में जो कंपनीज है वो कंपेटिटर प्रोडक्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं ट्रेड फेयर्स के ऊपर, बट दिस प्रैक्टिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह ब्राइब करना, ब्राइबरी, पेइंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सम फी टू स्पीड अप अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, इसे ब्राइबरी कहते हैं, दैट इज ब्राइबरी। अब ब्राइबरी इज कल्चरली एक्सेप्टेबल इन सम कंट्रीज बट ब्राइबरी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन सम अदर कंट्रीज। तो गियर हॉफस्टेड कहता है कि देयर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस, देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कल्चर जो कि एक कंट्री के अंदर पाई जाती हैं और दूसरी कंट्री में नहीं पाई जाती। ये वाला क्वेश्चन मार्च 19 में आया था, 8 नंबर का सवाल था। इट वाज एन 8 मार्क्स क्वेश्चन गियर हॉफस्टेड के ऊपर। देयर वाज एन 8 मार्क्स क्वेश्चन इन मार्च 2019। ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 8 था पेपर का और 8 नंबर थे इस क्वेश्चन के। and examiner straightforwardly asked about the 5 dimensions. तो गियर हॉफस्टेड कहता है कि there are 5 dimensions to differences in organization culture arising from differences in national cultures. हॉफस्टेड कहता है कि 5 डायमेंशंस हैं नेशनल कल्चर्स की
जो कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डिस्टिंग्विश करती है। द फर्स्ट डायमेंशन इज नोन एज पावर डिस्टेंस, पीडी। पीडी कहलाती है, पावर डिस्टेंस कहते हैं। पावर डिस्टेंस कैन बी हाई कैन बी लो। पावर डिस्टेंस जो है ये हाई भी होती है या ये लो भी होती है। पावर डिस्टेंस हाई होती है या लो होती है। पावर डिस्टेंस का मतलब होता है दैट द एक्सटेंट टू विच पावर इज डिस्पर्स्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किस हद तक पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक इदारे के अंदर। When power distance dimension is low, जब power distance low होती है, इसका मतलब है कि inequalities in distribution of power is minimized, it is unacceptable। यानी पावर डिस्टेंस अगर लो होगा तो इसका मतलब है कि पावर को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पावर से मुराद यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर है। पावर से मुराद यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर है। पावर डिस्टेंस लो होने का मतलब है दैट डिसीजन मेकिंग पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। When power distance is high, inequalities in the power are regarded as acceptable, and those without power will look to those with power to make decisions। जिनके पास पावर नहीं होती वो उनकी तरफ देखते हैं जिनके पास पावर होती है कि वो उनके लिए डिसीजन ले सकें। तो पावर डिस्टेंस बास कंट्रीज में हाई होती है, बास कंट्रीज में लो होती है। आपको याद होगा, आपने स्कूल लेवल पे 7th-8th क्लास में पाक स्टडीज में या सोशल स्टडीज में आपने पढ़ा होगा कि बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में देवर कास्ट सिस्टम। एक सुपीरियर कास्ट होती थी, ब्राह्मण होते थे, एंड देन देयर यूज्ड टू बी एन इंफीरियर कास्ट जिन्हें शूद्र कहा जाता था। किसी याद है, ऐसा कुछ पढ़ा था ना आपने? तो यू नो दैट वाज अ हाई पावर डिस्टेंस। यानी जो इंफीरियर कास्ट होती थी उनको पता होता था कि हम इंफीरियर हैं, एंड दे यूज्ड टू लुक एट द सुपीरियर कास्ट फॉर द डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना? तो देयर आर सम कंट्रीज जहां पे पावर डिस्टेंस हाई है। फॉर एग्जांपल स्पेन में बहुत हाई है, फ्रांस में बहुत हाई है, लैटिन यूरोपियन कंट्रीज जैसे स्पेन और फ्रांस है। देयर आर सम कंट्री जहां पे पावर डिस्टेंस लो है, जैसे स्वीडन है, न्यूजीलैंड है। अमेरिका में भी लो है पावर डिस्टेंस, एग्जैक्टली। इंडिया में हाई है पावर डिस्टेंस, इंडिया में हाई पावर डिस्टेंस है। ठीक है, तो पावर डिस्टेंस का मतलब होता है टू व्हाट एक्सटेंट इनइक्वालिटीज आर प्रैक्टिस्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। द सेकंड डायमेंशन इज इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। बास कल्चर्स के अंदर इन सम कंट्रीज इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कम बिफोर द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप। इंडिविजुअल्स के जो इंटरेस्ट होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल के इंटरेस्ट को कुर्बान कर देते हैं इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। इसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। जैसे एग्जांपल देते हैं ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की। ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में देयर इज इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, जबकि इन अदर कंट्रीज कंसर्न ऑफ द ग्रुप कम बिफोर द कंसर्न ऑफ इंडिविजुअल। बाद ममालिक के अंदर वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स के जो कंसर्न है वो लेस इंपॉर्टेंट है और जो लार्जर ग्रुप्स के जो कंसर्न है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल देता है इंडोनेशिया की। अमेरिका में भी ये एग्जांपल आती है। पाकिस्तानी कल्चर भी एक कलेक्टिविस्ट कल्चर है, अमेरिकन कल्चर भी एक कलेक्टिविस्ट कल्चर है। ठीक है। सो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर वो होता है जहां पे इंडिविजुअल नीड्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द नीड्स ऑफ द लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। और कलेक्टिविस्ट कल्चर वो होता है जहां पे the needs of the larger group of people are more important to serve before the needs of the individuals। इसे कहते हैं individualistic culture। uncertainty avoidance, it talks about risk taking behavior। जब uncertainty avoidance हाई होगी तो इसका मतलब है कि रिस्क टेकिंग लो है। ठीक है, अगर आप अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर रहे हैं तो इट मींस दैट यू आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क। आप रिस्क नहीं ले रहे, यू आर नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क, आप रिस्क नहीं ले रहे। This is what we call as uncertainty avoidance। To what extent a group feels threatened and endangered by unexpected and unfamiliar happenings। किस हद तक एक ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप से मुराद अगेन कंट्री है, किस हद तक एक कंट्री में जो इदारे ऑपरेट करते हैं वो एंडेंजर्ड फील करते हैं, थ्रेटेंड फील करते हैं with unexpected and unfamiliar happenings। When culture of uncertainty avoidance is high, work behavior such as precision and punctuality are highly esteemed। जैसे जापान में वो बहुत प्रिसाइजली काम करते हैं। जापान में दे फोकस वेरी मच प्रिसाइज ऑन देयर वर्क, पंक्चुअलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका मतलब है कि वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने में इंटरेस्टेड है। दे डू नॉट वांट एनी अनसर्टेन सिचुएशन टू अकर। वो नहीं चाहते कि कोई अनसर्टेन सिचुएशन अकर हो। तो गियर्ट हॉफस्टेड कहते हैं कि जापान एंड साउथ कोरिया आर एग्जांपल ऑफ हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस।
America, when firms are willing to take risk, when firms are willing to take risk, uncertainty. Just a moment, एक मिनट दीजिएगा please. Okay, let's wait for the Isha Azan. 2 मिनट दीजिएगा. So when firms are willing to take risk, uncertainty avoidance is low. ठीक है, इसे कहते हैं रिस्क सीकिंग बिहेवियर. इट इज नोन एज रिस्क सीकिंग बिहेवियर. ठीक है, और जब अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई होती है इसे कहते हैं रिस्क अवॉइडिंग बिहेवियर. तो वो कहते हैं जापान में, साउथ कोरिया में अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई होती है, दे अवॉइड अनसर्टेनिटी. जबकि अमेरिका में, पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी, अमेरिका, पाकिस्तान, यहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो होती है. द फर्म्स are willing to take risk, that is driven by the national culture, and culture also promote risk seeking behavior. The fourth dimension of Hofstede model is masculinity versus femininity. But there are some countries जहाँ पे masculine attributes ज्यादा होते हैं. Psychology और sociology के मुताबिक, based on the studies of psychology, gender and psychology, there are different masculine and feminine features. ठीक, मुख्तलिफ मैस्कुलिन और फेमिनिन फीचर्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैस्कुलिन फीचर्स कौन से होते हैं? मैस्कुलिन फीचर्स वो फीचर्स जो मेल पर्सनालिटी से डोमिनेंट होते हैं. दे आर लाइक एग्रेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग, act before thinking, competitiveness. ये मैस्कुलिन फीचर्स हैं. फेमिनिन फीचर्स कौन से होते हैं? फेमिनिन फीचर्स आर modesty,
quality of life, intuition, humbleness. So these are some of the feminine features. ठीक है, तो there are some cultures जिनमें masculine features exist करते हैं, जैसे अमेरिका है, यूके है, कि वहां पे जो कंपनीज हैं वो एग्रेसिव होती हैं, वहां पे जो इदारे हैं वो डिसीजन मेकिंग क्विक करते हैं, वहां पे जो इदारे हैं दे एक्ट बिफोर दे थिंक। जापान की एग्जांपल ले लें, देयर आर फेमिनिन फीचर्स जैसे मॉडेस्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हॉफस्टेड कहता है कि इन सम कंट्रीज मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग कल्चरल एक्सेप्टेंस होती है मैस्कुलिन फीचर्स की, और स्ट्रॉन्ग बास कंट्रीज के अंदर स्मॉल स्ट्रॉन्ग कल्चरल एक्सेप्टेंस होती है फेमिनिन क्वालिटीज की, सच एज मॉडेस्टी, इंट्यूशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, rather than aggressive masculine qualities of aggressiveness and competitiveness. Hofstede gave example of US and UK as masculine cultures. ठीक है, इंट्यूशन कहते हैं यूनिक थिंकिंग को, नए अंदाज से सोचना, टू थिंक इन अ यूनिक मैनर, इसे इंट्यूशन कहते हैं। जापान, साउथ कोरिया, ठीक है जी, फ्रांस, ये सारे फेमिनिन कल्चर्स की एग्जांपल है, फेमिनिन फीचर्स। all of these are examples of feminine features. long term versus short term orientation. बास कंट्रीज के अंदर there is greater focus on short term goals and long term goals are sacrificed over short term goals. और बास कंट्रीज के अंदर there is greater willingness to consider long term goals, और वो short term losses bear करने को तैयार होते हैं long term gain के लिए। Short termism is a feature of organization culture in US and much more of Western Europe. वेस्टर्न यूरोप में जर्मनी है, फ्रांस है, तो अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे शॉर्ट टर्मिज्म पाई जाती है। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को ज्यादा फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म गेन्स पे फोकस नहीं करते। बट इफ वी टेक एग्जांपल्स ऑफ चाइना फॉर एग्जांपल, तो चाइना के अंदर देयर इज लॉन्ग टर्मिज्म। ठीक है, चाइना फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्मिज्म, चाइना में लॉन्ग टर्मिज्म पाई जाती है। ठीक है, तो ये 5 डायमेंशंस हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर की, कि कैसे नेशनल कल्चर जो है वो ड्राइव करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। सो पावर डिस्टेंस, द फर्स्ट फैक्टर इज पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंट्यूशन का मतलब होता है यूनिक थिंकिंग, थिंकिंग इन अ यूनिक मैनर। अमेरिका में एक रिसर्च हुई और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं, इनके अंदर फीमेल्स को जरूर हायर करें, बिकॉज फीमेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स। खवातीन जो होती हैं उनकी जो शकी मिजाज नेचर होती है, उससे वो बड़ा इंट्यूटिवली देखती हैं चीजों को। तो अमेरिका में उन्होंने बाकायदा ये एक रिसर्च के बाद उन्होंने ये इंश्योर किया कि इन्वेस्टिगेशन टीम्स में फीमेल जरूर होनी चाहिए। जब किसी क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो वहां पे फीमेल जरूर ऐड करें टीम के अंदर, रीजन बीइंग कि वो दे हैव अ यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, दे लुक एट द थिंग्स इन अ वेरी यूनिक मैनर। इसे इंट्यूशन कहते हैं, इसे इंट्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी सो ये 5 डायमेंशंस हैं गियर्ट हॉफस्टेड के मॉडल की। अ क्वेश्चन अपीयर्ड वंस इन द एग्जामिनेशन। इस चैप्टर में मेनली, अगर मैं इस चैप्टर का आपको माइंड मैप थोड़ा सा ड्रॉ कर दूं, इस चैप्टर में हम लोगों ने मेनली 2 एरियाज पे बात की है। वी हैव टॉक्ड अबाउट in this chapter of culture, we have discussed what is culture, culture है क्या, और इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है सबसे पहले definition and types of culture. Then we have discussed deciding factors of culture, and then third we have discussed dysfunctional aspects of culture.
और हम लोगों ने डिस्कस किए मॉडल्स ऑफ कल्चर। 4 मॉडल्स हैं कल्चर के, देयर आर 4 मॉडल्स ऑफ कल्चर। पहला मॉडल डिस्कस किया हमने इसमें, द फर्स्ट मॉडल वी टॉक्ड अबाउट कल्चरल वेब। दूसरा डिस्कस किया हमने एडगर्स काइंस लेवल्स ऑफ कल्चर। तीसरा डिस्कस किया हमने चार्ल्स सैंडी टाइप्स ऑफ कल्चर। और चौथा हमने डिस्कस किया गियर्ट हॉफस्टेड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन कल्चर। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। आप देखें इस चैप्टर में हमने गिनती के 7 सवाल डिस्कस किए हैं, ओनली 7 क्वेश्चन। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कल्चर ये अभी तक अनटेस्टेड है, दिस हैज नॉट येट बीन टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन, ये अनटेस्टेड है। डिसाइडिंग फैक्टर्स डिटर्मिनिंग फैक्टर्स ऑफ कल्चर अनटेस्टेड है। डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर अनटेस्टेड है। ज्यादातर क्वेश्चन मॉडल्स में से आए हैं। इट हैज बीन टेस्टेड ट्वाइस, ठीक है, 2 दफा टेस्ट हुआ है। It has been untested so far. It has also been tested twice, 2 दफा टेस्ट हुआ है। गियर्ट हॉफस्टेड का जो मॉडल है, it has been tested once in a detailed question, ठीक है, 1 दफा टेस्ट हुआ है। So this is how this chapter has been tested so far in the past papers. आपकी अटेम्प्ट के लिए 5th चैप्टर वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आने के चांसेस वैसे ही बहुत हाई हैं, ये मेक श्योर करें, क्योंकि लास्ट टाइम 5th चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आया था, और अगर एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर क्वेश्चन मिस करता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अगली अटेम्प्ट में हाई हो जाता है। ठीक है, तो 3rd 4th एंड 5th चैप्टर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पार्ट बी है ये आपका पूरा, और पार्ट बी में से 20 नंबर आते हैं पेपर। सो प्रिसाइजली फोकस ऑन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। वैसे तो देखें, अगर आप ग्रिड को फोकस करें तो ग्रिड के अंदर हर ग्रिड के पार्ट में कुछ ना कुछ पोर्शन जो है दे आर इम्पॉर्टेंट एंड हॉट चैप्टर्स। जैसे 3rd चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पार्ट बी, एंड अलॉन्ग विद 3rd चैप्टर 5th चैप्टर, 3rd एंड 5th चैप्टर, ये दोनों चैप्टर जो हैं बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जामिनर ने चेन मैनेजमेंट को काफी थॉरली टेस्ट कर दिया है। ठीक है, सो हियर वी कंक्लूड आवर पार्ट बी एज वेल। यहाँ पे हमारा इसके अगर आप स्टिकी नोट्स देख लें एक दफा, तो स्टिकी नोट्स में उसने वही सारे वर्ड्स डिफाइन किया है। स्टिकी नोट्स में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट शेप कल्चर, जो 6 फैक्टर्स डिस्कस किए थे हमने। Existence of well-defined and engraved culture can also be a dysfunctional aspect to various aspect, dysfunctional aspects आ गए। फिर कल्चर के मॉडल्स आ गए, एडगर स्काइन, चार्ल्स सैंडी, हॉफस्टेड मॉडल। फिर एडगर स्काइन की लेयर्स ऑफ कल्चर, चार्ल्स सैंडी के 4 टाइप्स ऑफ कल्चर, और हॉफस्टेड के इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन कल्चर। तो उसने वो सारे का सारा, और साथ ही कल्चरल वेब को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया उसने। कल्चरल वेब तो पूरा चैप्टर उसने नटशेल में आपको यहाँ पे स्टिकी नोट्स में बता दिया कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, मिड टर्म के बाद हम इंशाल्लाह 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम आईटी का चैप्टर कवर करेंगे, फिर हम 6th 7th 8th 9th 10th, फिर हम आखिरी 5 चैप्टर्स पे आएंगे। मिड टर्म के बाद हमारे पास तकरीबन 1 महीना और 3 हफ्ते होंगे कोर्स को कवर करने के लिए, एंड इंशाल्लाह इन दैट 1 month एंड ऑलमोस्ट 3 weeks वी विल मेक श्योर कि हम कोर्स को टाइमली अपना कंप्लीट करें। ठीक है, बाकी आप लोग अब अपनी अपनी मेहनत जारी रखें। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आई विल बी रेडली अवेलेबल फॉर योर असिस्टेंस। आप मुझसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। और एनी क्वेश्चन यू हैव राइट इन माइंड, कोई सवाल अभी आपके जहन में आ रहा हो, राइट अवे कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो। एनी क्वेश्चन? याद कैसे करेंगे? देखें मेरी बात सुने, याद करने का एक बड़ा आसान तरीका है। let me show you how, let me show you how, let me show you how। Okay, let's jump on the first chapter। पहले चैप्टर पे आए।
अच्छा, एक तरीका पढ़ने का और याद करने का, चलें पहला टॉपिक पकड़ा आपने मैनेजमेंट का, ठीक है। मैनेजमेंट के टॉपिक में सबसे पहले ये देखें कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इस टॉपिक में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मैनेजमेंट के टॉपिक में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, इसके आगे दो दो चीजें लिख लें जो कि शायद मैंने पहले लिखवाई थी, अब यहाँ पे स्किप हो गई। इसके आगे दो चीजें लिख लें। नंबर वन, डेफिनेशन एंड की कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, और नंबर टू, दिस इज नंबर वन, एंड नंबर टू, functions of management. Number two, functions of management. ठीक है, ये दो चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अब हाईलाइट करें। पहला जुमला पढ़ें। मैनेजमेंट, ये दिस इज हाउ वी डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड पीपल टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस. In simple words, management can be described as an art of getting things done through people in organization. This is how we define it. कागज कॉपी पकड़ें, कागज पेंसिल पकड़ें, और कागज पेंसिल पकड़ के कीवर्ड्स लिखें। डेफिनेशन के कीवर्ड्स क्या हैं? प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद पीपल, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये तीन कीवर्ड्स लिखें डेफिनेशन के आगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है? गेटिंग द थिंग्स डन। ये डेफिनेशन होगी पूरी। नाउ दिस इज होल कमेंट्री, ये सारी कमेंट्री है, इसे सिर्फ पढ़ें एक दफा। एग्जाम्पल साथ दी गई हैं, ये सारी की सारी कमेंट्री है, ये सारी कमेंट्री है, यहाँ तक ये सारी कमेंट्री है। इसे सिर्फ अच्छी तरह पढ़ें, कंसेप्चुलाइज करें कि इसमें कोई काम की बात तो नहीं। दूसरा सवाल है मैनेजमेंट के पांच फंक्शंस, पांच पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फ्योल ने भी एक्सप्लेन किए थे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग के कीवर्ड्स क्या हैं? डिसाइडिंग द टास्क, टाइमिंग एंड मेथोडोलॉजी। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये इसका कीवर्ड है। डायरेक्टिंग क्या है? गाइडिंग एंड लीडिंग पीपल। इसके कीवर्ड्स को लिख लें, ठीक है, और वो कीवर्ड्स ज़हन में बिठाएं, उनको मेमोराइज करें। ये पहला पोर्शन जो है, ये आपका, ये एक और डेफिनेशन दी गई है, गेटिंग पीपल वर्क हार्मोनियसली टुगेदर बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, एक ही बात है, उसने घुमा फिरा के मुख्तलिफ तरीकों से की हुई है। इसको भी पढ़ लें सिर्फ, ठीक है, लेकिन जो ऊपर दो डेफिनेशन वो काफी है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। टू सम इट ऑल, इसको सम अप किया आपने। पर्पस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? टू हेल्प अचीव entities to achieve their objectives through efficient use of human, physical and financial resources. ये आपका पहला सफा, पहला टॉपिक प्रिपेयर हो गया, जिसके दो आउटकम्स हैं, अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे सफे पे आ जाए। दूसरे सफे के ऊपर आपके पास एक मेन टॉपिक है, मैनेजमेंट के तीन लेवल्स कौन कौन से, और हर लेवल के अंदर क्या क्या करते हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। तीन लेवल हैं, टॉप मैनेजर, मिडिल एंड फ्रंट लाइन मैनेजर या फर्स्ट लाइन मैनेजर। टॉप मैनेजर्स क्या करते हैं? कीवर्ड क्या है? पहला कीवर्ड है ओवरऑल डायरेक्शन टू द कंपनी। साथ एग्जांपल क्या है? सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। मिडिल मैनेजर्स क्या करते? तो अब देखें, हर एक में दो सवालों के जवाब निकालने हैं आपने। व्हाट डज ईच लेवल डू, एग्जांपल्स ऑफ मैनेजर्स एट ईच लेवल। दो चीजें निकालनी है आपने हर लेवल के ऊपर, ठीक है। तो देखें, ये दोनों चीजें आपको मिल रही हैं इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर। मिडिल मैनेजर्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं एम्प्लॉय एक्टिविटी को, डिटरमिन करते हैं विच गुड्स टू प्रोड्यूस, डिसाइड करते हैं हाउ टू मार्केट द गुड्स। एग्जांपल्स क्या है? असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सेक्शन हेड। फ्रंट लाइन मैनेजर क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी को डायरेक्ट करते हैं प्रोड्यूसिंग गुड्स की, दे हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। डन हो गया, ठीक है। अब इसको लिख देखें, जब तक लिख के तैयारी नहीं करेंगे तैयारी नहीं होगी। सिर्फ रीडिंग जो है ये एक तकवीयत तो देती है, क्योंकि फाइन, आई हैव रेड इट, आई हैव अंडरस्टूड इट, लेकिन रीडिंग अलोन इज नॉट सफिशिएंट। रीडिंग अलोन इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ रीडिंग करना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू बी गो इन द डेप्थ, इन द डिटेल। ये बात समझ आ रही है? बेटा सारा नहीं लिखना, सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं। और लोधी साहब, सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, मैंने ये तो नहीं कहा कि सारा लिखना है। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, लेट मी ओपन वर्ड। मैं सिर्फ वर्ड की फाइल खोलूं एक सेकंड। और लिखते हुए क्वेश्चन ज़हन में रखना है कि सवाल कैसा आ सकता है। लिखते हुए, पढ़ते हुए क्वेश्चन ज़हन में रखना है कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसके ऊपर, इसके ऊपर सवाल किस किस्म का आ सकता है। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल, ठीक है। जब तक क्वेश्चन ज़हन में नहीं रखेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं होगा ज़हन में, नहीं लिख मतलब उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है आपने सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट बड़ा आसान है।
नवीद अभी मैं आता हूँ उसके ऊपर। लेट मी सी, आप किस हेडिंग की बात कर रहे हैं, अभी आते हैं उसके ऊपर। लेट मी शो यू दैट हाउ आर यू गोइंग टू जस्ट write it down. ये आपके पास है टॉपिक, मिक्स एंड मैच होता है दोनों का। नॉलेज बेस भी आते हैं, सिनेरियो बेस भी आते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल्स है। टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ठीक है। टॉप मैनेजर्स की हेडिंग दे दें, इसके आगे 2 वर्ड्स लिख लें, गाइड एंड डायरेक्ट ओवरऑल। क्या जिम्मेदारी होती है इनकी? गाइड एंड डायरेक्ट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सीईओ, सीएफओ, काफी है। मिडिल मैनेजर्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट, डिसाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज। आगे 7 एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल में क्या है? सेक्शन हेड। तो एक एक 2-2 मिनट लगेंगे आपको। यू विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स, और एक एक 2-2 मिनट्स लगेंगे आपको ये काम करने में। तो इतना कोई टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है ये, इतना कोई ये टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है। अच्छा, ओआर पे आए। ओआर को पढ़ाते हुए आपको मैंने कहा था कि हर ओआर के टूल का एक पर्पस होता है, हर ओआर के टूल का एक गोल होता है, और उस टूल के अंदर आपने स्पेसिफिकली उसके आउटकम को समझना होता है कि उसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब नेटवर्क एनालिसिस के कीवर्ड क्या है? नेटवर्क एनालिसिस इज अ टूल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल। हाउ लॉन्ग ईच कंपोनेंट विल टेक, अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश कब होगी। की ऑब्जेक्टिव क्या है नेटवर्क एनालिसिस का? टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन क्या है? दिस इज हाउ डिफाइन क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो बेसिकली आपने कीवर्ड्स के थ्रू तैयारी करनी है। आ रही बात समझ में? तो मतलब देखें, सिर्फ रीडिंग से प्रिपरेशन नहीं होगी सब्जेक्ट की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट रीडिंग इट एंड इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। सिर्फ रीडिंग जो है, इससे आप सब्जेक्ट को तैयार नहीं कर पाएंगे। आपको इसके साथ साथ मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन लोधी। राइटिंग में क्या काफी है, या पास्ट पेपर्स को रिटर्न में लिख लिया? समझा नहीं मैं क्वेश्चन आपका। ओके, नवीद ने कहा था क्वेश्चन। नवीद किस पेज पे है बताना जरा, विच पेज यू आर रेफरिंग टू? हाँ, ये बता रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 सवाल डिस्कस हो रहे हैं, मैंने ये बताया था आपको। आई टोल्ड यू, इसमें 2 सवाल डिस्कस हो रहे हैं। पहला सवाल इसमें डिस्कस हो रहा है टाइप्स के अंदर, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इदारे कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से, और उसके बाद टाइप्स पे बात होगी। यहाँ से टाइप्स आ रही, मैंने ये क्लियर थी, आपको याद होगा मैंने बताया था। हेडिंग मेन टाइप्स की है, ठीक है। और मैंने बल्कि इफ यू रिमेंबर, मैंने इसमें आपको ऐड भी करवा दिया था, मैंने यहीं पे ऐड करवा दिया था, टाइप्स ऑफ एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहीं पे शायद ऐड भी करवाया था आपको, आपको याद होगा। टाइप्स एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मैंने अलग से हेडिंग बनवाई थी, ठीक है ना। दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, हाउ डज ऑर्गेनाइजेशंस डिफर। और यहाँ से टाइप स्टार्ट होती है, यहाँ से टाइप स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ से टाइप स्टार्ट होती है। इस किताब में कुछ टाइपोज हैं, बट डजंट मैटर।
ये चीजें तो हम खुद भी बड़ी कॉमन सेंस से देख सकते हैं। ठीक है। और कोई सवाल? एनीथिंग एल्स? हाँ यार, माइंड मैप मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आई डू दैट। मैं नहीं कर सका, आई एम सॉरी। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में ख्याल है कि फर्स्ट 2 चैप्टर के शायद दिए मैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आज सारे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी। चले, मैं आज इंशाल्लाह आज या कल तक सारे बना दूंगा। वीकेंड है, मैं इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं सारे बना दूं। ठीक। चलें। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आई विल बी अवेलेबल फॉर द असिस्टेंस। ओके जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।